हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में बेटा एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना। तो उसके आइए आज एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में हमारे पास हैं जैसे क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, द नंबर ऑफ मेजर कितने होते हैं बच्चों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन होता है सर, एक मीडियन होता है और एक होता है आपके पास मोड। देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले का आंसर है बी। द वर्ड मीन और एवरेज ओनली रेफर्स टू, हाँ जी सर, मीन और एवरेज किसके ऊपर बेस होते हैं? मीन और एवरेज, हाँ जी। वैसे तो बच्चों मीन 3 तरह के होते हैं, लेकिन जो मीन और एवरेज, एवरेज सब बेसिकली, ठीक है, हम उसको यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन के लिए, ठीक है ना। तो एम जो है वो आंसर रहेगा इसका कि हाँ, द वर्ड मीन और एवरेज रेफर्स टू अर्थमेटिक मीन। डैश इज द मोस्ट स्टेबल, हाँ इस क्वेश्चन को समझो बेटा, मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेबल का मतलब क्या? जिसकी वैल्यू निकलेगी, है ना, स्टेबल, स्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं होता कि भाई मतलब ना ही निकले, है ना। तो आप सोचो, जीएम नेगेटिव वैल्यूज में नहीं निकलता, एचएम जीरो वैल्यूज में नहीं निकलता, जीएम भी नहीं निकलता जीरो वैल्यूज में, स्क्वायर रूट के अंदर जीरो हो जाएगा, एचएम में भी दिक्कत आएगी। तो एएम निकल जाएगा सर, अगर सारी ऑब्जर्वेशंस में कुछ भी अगर जीरोज नॉन जीरोज जो भी हैं, नेगेटिव कुछ भी हैं, तो आप एएम निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं है। स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो नंबर होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। मीन इज ऑफ, हाँ जी, मीन 3 तरह का है सर। मीन पता है आपको 3 तरह का, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मीन 3 तरह का है। वेटेड एम इज रिलेटेड टू वेटेड, वेटेड बच्चों, वेटेड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ निकल के आता है। याद करो, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, एक तरफ एक्स है, एक तरफ आपका एफ है, तो फ्रीक्वेंसी वहां पर वेटेड वेट्स का रोल प्ले करती है वहां फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो वेटेड एम इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को वेट कहते हैं, तो क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। कब गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी को ही वेट कहते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो सर। जीरो जीरो बच्चों कैसे? प्रॉपर्टी पढ़ाई थी यार आपको, सोचो ना, प्रॉपर्टी बताई थी कैसी। उसने बोला था अलजेब्रिक सम। बेटे एक तो ना माइंड में एक चीज क्लियर कर दूं मैं, 2 तरह का सम होता है बेटे, या तो अलजेब्रिक सम होता है और या फिर एब्सोल्यूट सम होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है आपको मॉड्यूलस वैल्यूज का सम करना पड़ेगा, आपको मॉड्यूलस वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो अलजेब्रिक सम होता है वो आपकी मॉड्यूलस वैल्यूज नहीं होती, वो आपका जो नॉर्मल डेविएशन होता है वो होता है, राइट। तो यहां पर उसने बोला आपसे कि द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज, तो अलजेब्रिक सम ही जीरो रहता है। कैसे? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ये हो गया आपका अलजेब्रिक सम डेविएशंस का, और ये हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी थी 7। जीएम ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द डैश, कौन सा रूट होता है? nth रूट होता है सर, nth रूट, है ना। जीएम जो है वो nth रूट होता है। जीएम ऑफ ए सेट ऑफ, जीएम ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। कैसे सर? याद करो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, कितने लोगों को मैंने मल्टीप्लाई किया? 3, तो क्यूब रूट, है ना। तो nth रूट, अगर n लोगों को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो जीएम कैसे निकलेगा? nth रूट करके निकल जाएगा। 9th, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 8, 1, 6 फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 5 इज, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 8, 1, 6 फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, भाई 8, 1, 6, है ना। इन तीनों का अगर आप अर्थमेटिक मीन निकाल लूं मैं सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, और मैं इनके डेविएशंस का अगर मैं सिग्मा करूं तो भाई मीन से ही ले रहा हूं, तो जीरो ही आएगा भाई, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी ऊपर ये पढ़ाई थी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। जीएम ऑफ 842 इज, कर लो भाई कैलकुलेट। जीएम 3 लोग हैं, तीनों का अगर मैं जीएम कैलकुलेट करना चाहूं कैसे निकालूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 842 और यहां पर लेना पड़ेगा क्यूब रूट। तो करके देखें इसको आगे, ये क्या बनेगा बेटा? 2 को क्या लिख दो? 2 की पावर 3। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर, और एक साथ में 2 पड़ा हुआ तो 2 की पावर 3, है ना, और एक क्यूब रूट तो है ही। तो इस
3 और ये रहा क्यूब रूट। 2 जो है बेटा वो स्क्वायर रूट के बाहर, और सेम प्रोसेस में ये भी 2 स्क्वायर रूट के बाहर, तो एक 2 यहां से और एक 2 यहां से, तो इज इक्वल्स टू 4। तो 4 आपका आंसर है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो 10th का आंसर रहेगा आपका ए। उसके बाद डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बच्चों ऐसी कुछ बात आपने हार्मोनिक मीन के अंदर पढ़ी। हार्मोनिक मीन में ऐसी बातें होती थी, है ना, कि आपके पास जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर हम उनके रेसिप्रोकल्स का सिंपल अर्थमेटिक मीन ले लें, याद करो, है ना, ऑब्जर्वेशन है ए बी सी, तो इनका रेसिप्रोकल 1/a 1/b 1/c, इनका सिंपल अर्थमेटिक मीन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अपॉन 3, और फिर उसका रेसिप्रोकल यानी 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ऐसा सब कुछ करेंगे तो क्या निकलेगा, ये HM की जो है स्टोरी है। तो इस तरह आपका HM फाइंड आउट होता है। सो HM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, HM इज द करेक्ट आंसर। AM इज नेवर लेस देन GM। क्या बोलता भाई, AM इज नेवर लेस देन, सर सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। तो भाई ऐसा है, तो AM इज नेवर लेस देन GM। बात तो सही है, ट्रू है भाई, बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, ये हो सकता है AM, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये डिस्टिंक्ट नंबर्स में होते हैं। अगर सिमिलर नंबर हो तो AM GM HM तीनों आपस में बराबर रहते हैं, तो उस केस में तो इक्वल रहता है। अगर सिमिलर नंबर हो तो डिस्टिंक्ट में यस AM GM इज लेस देन HM। क्या आप बात कर रहे हो, अभी ऊपर वाली ये यहीं से पता चल रहा है सर कि GM इज ग्रेटर देन HM, तो ऐसे में वो कह रहा है GM इज लेस देन HM, तो गलत है, गलत है सर, फॉल्स है, फॉल्स है। 13th फॉल्स है ना। The value 14th, the value of the middlemost item when they are arranged in order of magnitude. The value of the middlemost item when they are arranged in the order of magnitude. Magnitude का मतलब है नंबर्स में, है ना, उनकी वैल्यूएशंस में अगर आप उनको अरेंज कर दो, यानी कि या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में अगर आप उनको अरेंज कर दो, और फिर आप जो अरेंज करके मिडल मोस्ट वैल्यू पे अगर सिलेक्शन करो, तो भाई वो मीडियन निकल के आएगा ना यार। मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज है ना बच्चों, है ना, मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज है। मीडियन इज अनएक्सपेक्टेड अनएफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हाँ, तो सच ही है यार, इसमें क्या खराबी है। मीडियन जो है वो बीच की मिडल मोस्ट, बीच की 50% वैल्यूएशंस के ऊपर टिका होता है मीडियन। तो फिर अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस अगर बदल भी जाती हैं तो उसका मीडियन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग वैल्यू बदल दें, एंड वैल्यू बदल दें, क्या हो गया, तो मीडियन तो बीच की 50% वैल्यू पर टिका हुआ है। तो 15th का ए ऑब्जर्वेशन जो है बेटा वो बिल्कुल सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े बेटे, 15th का ए हो गया। मीडियन ऑफ 2 5 8 4 9 6 करके देख लो यार। मीडियन को ये अरेंज करो, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 6 ये क्या है 7, है ना। तो आप इसको अरेंज करो, और अरेंज करके मीडियन की वैल्यू निकालो। तो मीडियन की वैल्यू आपकी आएगी, लाओ अरेंज करें एक बार, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा 71। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर छोड़ो, 3 इधर 6 हो गया, 6 हो गया, तो 6 इज योर मीडियन। ठीक है, तो मीडियन इज योर 6। कैसे फॉर्मूला लगता है ना यार, n+1/2 टर्म लगेगी ना, है ना, पढ़ा है ना। तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 7, तो 7 + 1/2 टर्म को फाइंड आउट कर लो, दैट इज योर 4th टर्म, तो 6 इज योर मीडियन। ओके, चलो आगे चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17 कह रहे द वैल्यू विच ऑकर्स विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या कहेंगे उसको, मोड कहेंगे। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होता है भाई, उसको क्या बोलोगे आप, उसको मोड ही बोलोगे, है ना। द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो होता है वो हमेशा मोड होता है। चलिए हो गया 17। क्वेश्चन नंबर 18, इन द फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस d1 इंटू सी d1। ठीक है, d1 इज द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द मॉडल क्लास एंड द, ओके, एंड द किसके साथ है। तो बच्चों ऐसा है, मैं इसको किसके साथ है करने से 1 मिनट आपको पहले बता दूं, ये फॉर्मूला असल में क्या है। इधर देखो, ये फॉर्मूला असल में है जो आपका मोड होता था ना बच्चों, वो होता था लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड मल्टीप्लाइड बाय
आई। ये आपका बेटे मोड होता था, ठीक है ना। तो आप लोअर लिमिट को लोअर लिमिट पढ़ने दो। ऊपर जो f1 माइनस f0 है वो है फ्रीक्वेंसी का प्रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ डिफरेंस, ठीक है ना। प्रिसीडिंग f0 वाज द प्रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो नीचे वाला नंबर है ना, ये इसको भी बेटे बुक वाले ने क्या लिखा है मैं बता दूं आपको। ट्वाइस f1 को लिखा गया है f1 प्लस f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक। अब इस f1 को इस f0 के साथ, इस f1 के इस f2 के साथ अगर लिख दूं मैं, तो मैं इस ट्वाइस ऑफ f1 को क्या लिख सकता हूं, f1 माइनस f0 और फिर एक बार प्लस f1 माइनस f2। तो ये जो नीचे जो है, एक बार ये वाला प्रीसीडिंग के साथ हो गया और ये वाला सक्सीडिंग यानी अगली वाली के साथ हो गया, लेकिन जो न्यूमरेटर है उसमें क्या होता है, उसमें प्रीसीडिंग वाले के साथ जो गैप होता है, जिसको आपकी बुक ने D1 से डिनोट किया है, यानी इसको भी D1 से डिनोट किया है और इसको बच्चों D2 के साथ डिनोट किया है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया। ये चेक करो आप, इस फॉर्मेट में लोअर लिमिट, ये D1 क्या है, बेसिकली f1 माइनस f0 है, और ये D1 और प्लस D2 क्या है, ये D1 है f1 माइनस f0 और ये D2 क्या है, f1 माइनस f2, और ये C क्या है, ये C है I यानी क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो इसलिए 18th क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो पूछा गया है D1 के बारे में, तो D1 आंसर A प्रीसीडिंग, ठीक है। तो आंसर A रहेगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया D1। उसके बाद आता है इन द फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस दिस, तो D2 क्या, D2 सक्सीडिंग है सर, अगले वाले के साथ में डिफरेंस है। इन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन n इज, n क्या होता है, n सर, n आपका देखो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन सबका सिग्मा कर दो, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज n इज योर सिग्मा ऑफ f, यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज कर दो बच्चों, तो आपको n मिलता है ना। वो कहता है कि मीडियन निकालते हुए आपके पास n क्या है, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपका कैपिटल N होगा। When all observation occur with equal frequency dash does not exist, बोलो भाई, if when all observation occur with equal frequency। अब मेरे पास कोई एक नंबर है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, दूसरा नंबर है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, सबकी फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल है। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो भाई मोड कैसे निकालोगे, फिर मोड निकलेगा नहीं, तो मोड डज नॉट एग्जिस्ट। तो 21वें का आंसर आएगा बी यानी मोड, क्योंकि मोड बेसिकली मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर होता है भाई, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी सबकी इक्वल हो जाएगी तो फिर आपका मोड कैसे निकालोगे, तो मोड डज नॉट एग्जिस्ट। 22 मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2, 5, 8, 4, 3, 2 है ना, ये सब नंबर्स हैं, और विद फ्रीक्वेंसी इज, इन सब में मोड निकालना है। तो निकालो यार, मोड कौन है, मोड आपके पास 2 2 बार है, 4 कितनी बार है, 4 1 2 3 4 5 बार है, तो 4 हो जाएगा बेटा सीरीज का मोड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ जाएगा डी, ठीक है 4। तो 4 आपका मोड है। 23 फॉर द ऑब्जर्वेशन दिस देयर आर डैश मोड्स। 5 आपका 2 टाइम्स है और आपका 3 2 टाइम्स, तो 2 मोड है यार इसमें, है ना। देयर आर 2 मोड्स, क्योंकि 3 भी 2 बार है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, और दोनों ही नंबर हैं जो आपके 2 बार रिपीट हुए हैं, तो मोड आपका यहाँ पे 2 बार 2 आपके मोड हैं, 3 और 5 दोनों। डैश क्वेश्चन नंबर 24 डैश ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड टू देयर सम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, डैश अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड टू देयर सम sigma x divided by the number of observation n is equals to what, arithmetic mean। C option is correct, है ना।
सिंपल एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड, सिंपल को क्या बोलोगे सर? सिंपल ऐसा होता है, देखो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक वेटेड होता है। तो सिंपल वाले को सर हम बोलते हैं जब सबकी जो वेटेजेस हैं वो सब इक्वल हों तो हम उसको सिंपल बोलते हैं, यानी कि सिंपल में सबका वेटेज इक्वल होता है, यानी अनवेटेड एवरेजेस भी हम उसको बोलते हैं। तो 25वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सिंपल वाले को क्या बोलते हो सर? अनवेटेड बोलते हैं हम, अनवेटेड, है ना, क्योंकि अगर सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है, अलग अलग होती हैं, तो उसमें आपके पास वेटेड एवरेज निकलता है। और वो अगर W गिवन हो तो वेटेड निकाल दो, और अगर W गिवन नहीं होता है तो हम फ्रीक्वेंसी से भी काम चला लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को ही हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। लेकिन यहां पर हमारा अगर सिंपल एवरेज है तो वो अनवेटेड होता है, क्योंकि वेट्स उसमें है नहीं। 26 When a frequency distribution is given, the frequencies themselves treated as weights। हाँ ठीक है ना, यही तो बोला मैंने भी आपको कि अगर वेट्स गिवन हो तो ठीक है, अदरवाइज वेट्स नहीं होते, W वेट्स गिवन नहीं होते तो हम F यानी फ्रीक्वेंसी को ही वेटेज मान के चलते हैं, और फ्रीक्वेंसी से ही हम वेटेड वाला अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, दैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो सही है, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच वैल्यू इज कंसिडर्ड ओनली वंस फॉर सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में आप हर वैल्यू को एक बार कंसीडर करते हो, वेटेड एवरेज में तो फ्रीक्वेंसी होती है, हर वैल्यू एक से ज्यादा बार कंसीडर की जाती है। तो वेटेड में फ्रीक्वेंसी कंसीडर होती है, और सिंपल वाले में ईच वैल्यू इज कंसीडर्ड सिंगल टर्म वैल्यू। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। 27A। 28 ईच वैल्यू इज कंसीडर्ड एज मैनी टाइम्स एज इट ऑकर्स फॉर वेटेड। अगर आप वेटेड निकालोगे तो फिर वैल्यू कई बार लेनी पड़ेगी, और हर वैल्यू को उसके रेस्पेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ हम कंसीडर करते हैं, तो इसको हम वेटेड अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो वो निकलेगा फिर वेटेड अर्थमेटिक मीन अगर कई बार हर वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो। 28 क्वेश्चन नंबर 29। 29 मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय द कॉरस्पॉन्डिंग वेट एंड देन डिवाइड। वेटेड अर्थमेटिक मीन मिलेगा ना यार, वेटेड। अगर वो कहता है मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी अगर आप x के जो वेरिएबल्स हैं को उसके कॉरस्पॉन्डिंग w से मल्टीप्लाई करते हो तो फॉर्मूला लगाते हो सिग्मा wx डिवाइड बाय सिग्मा w, है ना। और वेट नहीं है तो क्या करते हो, सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। तो यार जो काम भी कर रहे हो तो पहले आप हर वैल्यू को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और फिर आप सम ऑफ वेट से डिवाइड कर रहे हो, तो वो क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज निकलेगा। सिंपल थोड़ी निकलेगा, सिंपल वाला तब निकलता है जब सब में जो इंपॉर्टेंस है इक्वल है, वेटेज जो है बराबर है, और फिर आप सिंपल वाले को करते हो सिंपल अर्थमेटिक मीन, उस केस में निकलता है। तो यहाँ तो वेटेड है, तो बी। 30th simple and weighted averages are equal only when all the weights are equal। सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। मैं आपको बता दूं, इधर आप एक्स सीरीज लो, एक सेकेंड यहां देखो, इधर आप एक्स सीरीज लो कोई भी, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी लो, और सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल ले लो, 5 5 5 5 5, कोई भी नंबर ले लिया। यहाँ पे मैंने ये x ले लिया मैंने, 10 20 30 40 50, कुछ भी करो, ठीक है। तो बच्चों अब आप क्या करो, इसका सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल लो, नो प्रॉब्लम, और fx करके और सिग्मा f करके और इधर सिग्मा fx करके, और अब आप या तो सिंपल मीन निकाल लो विदाउट f वाला, और या फिर आप f वाला यानी वेटेड वाला मीन निकाल लो, सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। आप चेक कर लेना बेटा, दोनों मीन का आंसर सेम आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया बेटे, एक सिंपल सा कि सिंपल और वेटेड एवरेजेस आर इक्वल व्हेन ऑल द वेट्स आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है, सारे वेट्स अगर बराबर होंगे तो सिंपल अर्थमेटिक मीन का आंसर भी वही आएगा, वेटेड वाले का भी वही आएगा। कब डिफरेंट होंगे बेटे, जब वेटेड वाले में वेट्स डिफरेंट होंगे तो आंसर डिफरेंट निकल के आएंगे। 31 द वर्ड एवरेज यूज्ड इन सिंपल एवरेज, बिल्कुल सही। एंड द वेटेड एवरेज जनरली रेफर्स टू, देखो वेटेड एवरेज जब आप वर्ड यूज कर रहे हो तो आप चाहे AM के लिए यूज कर लो, चाहे GM के लिए, HM के लिए, लेकिन जब आप सिंपल एवरेज यूज कर रहे हो तो आप एवरेज के लिए यूज करते हो, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, वेटेड एवरेज के लिए आप AM GM HM कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, सिंपल के लिए AM यूज करते हैं। ओके 32 कह रहा है बेटा, डैश एवरेज इज ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर। ओके, तो डैश एवरेज
इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज आप ऐसे निकाल लेते हो, ठीक है ना, सिंपल एवरेज आप ऐसे निकालते हो, सिग्मा एक्स ऑब्जर्वेशन जोड़ा और एन से आपने कर दिया डिवाइड, सिंपल एवरेज निकलेगा। फ्रीक्वेंसी आर जनरली यूज्ड एज, फ्रीक्वेंसी को आप वेट्स की तरह यूज करते हो, मैंने बताया सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ अगर आपको करना है तो आप वेट्स यूज करते हो, तो यस फ्रीक्वेंसीज आर जनरली यूज्ड एज वेट्स। द टोटल ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, बच्चे पहले बात समझना, द टोटल ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, एक बार पहले मीन के फॉर्मूले खोलो, मैं फिर समझाता हूं आपको। ये देखो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब उसकी बात सुनो, द टोटल ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। अब यहां से सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एन इंटू एक्स बार, यानी सम, ये क्या है, ये क्या है, सम है सर, किसका सम है सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो कहता है कि प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट कर लें किसका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द किसके साथ, अर्थमेटिक मीन के साथ, ये ए, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, तो आपको मिल जाएगा सम ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो कहता है द टोटल ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट किसके साथ, किसके साथ, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, किसका, उनकी अर्थमेटिक मीन का। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके 35 द टोटल ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द अर्थमेटिक मीन, अरे वही बात बार पूछ रहा है यार। द टोटल ऑफ द डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, अगर मैं टोटल ले लूं, कहां से टोटल ले लूं, डेविएशंस क्या होते हैं, डिफरेंस, कहां से, एक्स की हर वैल्यू में से उसके अर्थमेटिक मीन का अगर डेविएशन लेके उसका सिग्मा कर दो, भाई हमेशा ही पता है ना यार, जीरो होता है, प्रॉपर्टी है ना, इसकी प्रॉपर्टी है, तो वही यूज होगा ना। डेविएशन में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, हाँ ठीक है। अगर x में से अगर आप कोई एक नंबर माइनस करते हो, x पूरी सीरीज में से अगर आप एक्चुअल मीन या एज्यूम्ड मीन कुछ भी माइनस करते हो, तो डेविएशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है सर, जीरो भी आ सकता है सर, बिल्कुल सारी बात सही है, बिल्कुल ट्रू, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। 37 द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। सुनना, वो कह रहे हैं कि सम करो स्क्वायर्स का, सम ऑफ स्क्वायर्स कौन सा स्क्वायर्स, डेविएशंस, किससे डेविएशन लेने, ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी x, ठीक है, किससे, x बार से अगर लूं और इसका स्क्वायर करके इसका सिग्मा कर दूं ना भैया, तो बेटे ये वैल्यू जो आएगी ना, ये आएगी मिनिमम स्मॉलेस्ट। आप कहोगे सर अभी कुछ 0 0 0 0 करी जा रहे थे आप, वो क्या था बेटे, वो ये नहीं था, वो था सिग्मा करो x की हर वैल्यू में से मीन को माइनस कर दो, ठीक है, स्क्वायर नहीं करने हैं डेविएशंस के। पहली बात, ये डेविएशंस कौन से हैं, ये एब्सोल्यूट डेविएशंस नहीं है, पहले ये समझना बच्चों, ये अलजेब्रिक डेविएशन है, ये एक्चुअल डेविएशंस है, एक्चुअल डेविएशंस कह लो या अल्जेब्रिक डेविएशंस कह लो, और इसका जब सिग्मा करोगे तो ये आंसर दैट विल बी 0, ठीक है। और अगर मैं x की हर वैल्यू में से मीन को माइनस करके मोड लगा दूं, ये एब्सोल्यूट डेविएशंस है, ये 0 नहीं होंगे। और सुनो कमाल की बात, ये मिनिमम भी नहीं होंगे, ये और कमाल की बात है, अगर मैं x की हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करके और एब्सोल्यूट डेविएशन ले लूंगा, ये मिनिमम होंगे साहब, ये मिनिमम होंगे। ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था बेटा, मीडियन की प्रॉपर्टी थी, मीडियन नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 थी ये, कि अगर x की हर वैल्यू में से मीडियन माइनस करके और आप एब्सोल्यूट डेविएशंस लेते हो तो वो डेविएशंस का सम मिनिमम होगा। ये मीन की प्रॉपर्टी नहीं है, मीन की जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी है कि आप एब्सोल्यूट डेविएशंस ना लेकर के अलजेब्रिक डेविएशंस लो तो सम 0 होगा। और अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर का सिग्मा करोगे तो वो भी मीन से क्या आएगा, वो मीन से मिनिमम आएगा, लेकिन स्क्वायर का सिग्मा, ठीक है। तो थोड़े डिफरेंसेस हैं बच्चों, बात को समझना आप लोग। तो यहां पर अर्थमेटिक मीन से डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये मिनिमम आएगा। 38 फॉर ए गिवन सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस HM इज लेस देन
GM हाँ तो ठीक कह रहा है यार, और क्या है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, तो उसने यही तो बोला है HM इज लेस देन GM, तो बात तो ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 38 39 फॉर ए गिवन सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन AM इज ग्रेटर देन GM, हाँ भाई ठीक है, और क्या, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है ना, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है तो बात ठीक है इसकी, बस सेम नहीं होनी चाहिए है ना। अगर सिमिलर ऑब्जर्वेशन है, सारी वैल्यू सेम है, तो AM GM HM फिर तो भाई तीनों बराबर होते हैं, और ये पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन होने चाहिए बस, तो फिर ठीक है वाली बात। 39 40 कैलकुलेशन ऑफ GM इज मोर, अरे हाँ सच है यार, सच है, GM इज मोर डिफिकल्ट, GM कैलकुलेट करना मुश्किल है, किससे, लेकिन सच तो है, लेकिन उसने ये सच झूठ नहीं पूछा, उसने पूछा है इज मोर डिफिकल्ट देन व्हाट, भाई AM से डिफिकल्ट है, देखो मेरी बात सुनना, AM से डिफिकल्ट है, क्योंकि HM तो बेचारा खुद बड़ा मुश्किल है ना, और मीडियन से तो खैर क्या ही कंपेयर करूं, मैं मीन से ही कंपेयर करूंगा ना, जनरली तो मीन से कंपेयर करूं, मीडियन से क्यों कंपेयर करें। तो सबसे मुश्किल जो है आप कह सकते हो, देखो HM कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, GM भी मुश्किल है, AM सबसे आसान है, तो आप कह सकते हो GM को डिफिकल्ट है, AM से ज्यादा मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना। A 41 डैश हैज ए लिमिटेड यूज, डैश हैज ए लिमिटेड यूज, हैज ए लिमिटेड यूज, तो लिमिटेड यूज किसका होता है, चेक करो यार, लिमिटेड यूज किसका होगा, लिमिटेड यूज आपका AM का तो हो जाएगा, देखो यूज अच्छा है और मोस्टली हम AM यूज करते हैं, GM HM आप कह सकते, देखो HM के थोड़े से यूजेस कुछ रेट्स रूट्स वाले क्वेश्चंस में होते हैं, तो लिमिटेड सा यूज है HM का, हार्मोनिक मीन यू कैन से, है ना, दिस इज लिमिटेड यूज। इसका AM निकालना है 42वें का, यार क्या दिक्कत है, 8 + 1 + 6/3 कर लो, जो आंसर आ गया वो आ गया बस, और क्या, 8 6 7 7 और 8 कितना हुआ, 7 8 कितना बोलो ना यार, 15 15/3 कितना, 5 A है ना, A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो, उसके बाद आते हैं बात 43 पे, डैश कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड इंटरवल, ओपन एंड इंटरवल में मीडियन निकालना आसान है, मीडियन मैंने पहले भी समझाया आपको, मीडियन ओपन एंड इंटरवल में आराम से निकल सकता है, क्योंकि ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है शायद पहली वाली क्लास का अपने को नहीं पता बिलो अबव क्या है, तो उस बिलो और अबव वाले इंटरवल के केस के अंदर मीडियन को निकालना आसान है, क्योंकि मीडियन मिडल मोस्ट 50% वैल्यूएशंस के ऊपर टिका होता है, तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर इसका कोई लेना देना है नहीं, तो 43 का ऑप्शन है A। 44 द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीन सर मीन में आप सारी वैल्यूज लेते हो, कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x/n, तो अगर सारी वैल्यूज आपके पास नहीं है तो मीन निकालना मुश्किल है, तो इसका मतलब B ऑप्शन करेक्ट है, 44 का है B ऑप्शन। ओके 45 द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम डू नॉट इन्फ्लुएंस द एवरेज इन केस ऑफ मीडियन, वही तो है, ठीक है ना, एक्सट्रीम आइटम्स का किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मीडियन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ए इन ए डिस्ट्रीब्यूशन विद ए सिंगल पीक, हाईएस्ट वैल्यू एक होनी चाहिए, सिंगल पीक मोड एक है, एंड ए मॉडरेटली सिक्यूड भी है, इसका मतलब मीन मीडियन मोड तीनों बराबर नहीं है भाई, क्योंकि वो कहता है सिंगल पीक एंड मॉडरेटली सिक्यूर्डनेस टुवर्ड द राइट, ये लो जी पहले डायग्राम बनाएंगे, सिंगल पीक ये बन गई जी सिंगल पीक, और सिक्यूरनेस टुवर्ड द राइट, ये लो राइट, ठीक। इट इज क्लोजर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ, इट इज क्लोजर टू द concentration of the distribution in case of, okay, in case of, देखो सुनो, सिंगल पीक ये रही जी सिंगल पीक, पहले तो ये सुनो, ये रही बेटे सिंगल पीक है ना, तो ये क्या है, ये है अपने पास मोड के बाजू में क्या पड़ा हुआ है, होता है हमेशा मीडियन, ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेंट्रेशन किसकी तरफ है, मीडियन की तरफ है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको दिखता है यहाँ पर क्या, मीन, ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये रहा, ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन नियरेस्ट किसके साथ है, मीडियन के साथ है, ठीक है ना, तो कहता है कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ व्हाट, मीडियन इज करेक्ट ऑप्शन, तो इसका मतलब 46 का B ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 47 if the variables x and z are so related that z is equal to ax plus b for each x is equal to xi where a and b are constant, then z का अगर हमें मीन निकालना है तो हम x के मीन में
जो है बी यानी ओरिजिन इफेक्ट प्लस कर दें और ए यानी स्केल से मल्टीप्लाई कर दें तो हम जेड के मीन, तो हाँ ठीक है यार जेड के मीन, तो क्योंकि लीनियरली जैसे कनेक्टेड हैं वो लोग, लीनियरली जैसे वो कनेक्टेड है तो उनका मीन मीडियन मोड सभी लीनियरली कनेक्टेड है। सिंपल सी एक बात है, ए ये मीन ये मीन, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। याद करो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इसने तो z डाल दिए इसने। आपको प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई हुई है? आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है अगर y का बार निकालना है यानी ओरिजिनल सीरीज का मीन निकालना है और x सीरीज का मीन आपके पास है जिसमें आप ओरिजिन और स्केल चेंज कर चुके हो, तो आप ओरिजिन इफेक्ट वापस प्लस कर दो और स्केल इफेक्ट से वापस मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां y की जगह पे अब क्या हो गया z और x की जगह पे तो x ही है, तो बात खत्म होगी। तो यस इट्स अ ट्रू ऑप्शन, तो 47 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 48th, GM is defined only when all the observation have the same sign and none is zero। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। all the observation have the same sign and none is zero, बिल्कुल सही है। क्योंकि बेटे अगर सेम साइन कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो गया तो GM तो निकलेगा नहीं वैसे भी स्क्वायर रूट के अंदर, और अगर एक भी जीरो कर दिया आपने तो स्क्वायर रूट के अंदर वैसे ही पूरा भुजाल मच जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो बेटा ठीक है, बिल्कुल सही। तो सेम साइन भी होने चाहिए, कोई जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो आप GM निकाल सकते हो। तो 48 का आंसर है ए, परफेक्ट। 49, डैश इज यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियोज रेट्स परसेंटेजेस, तो क्या निकालोगे? एवरेजेस, डैश इज यूजफुल इन एवरेजिंग किसका? रेशियोज। बेटे एक सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी थी, रेशियोज रेट्स परसेंटेज ये सब में ना GM आपकी बहुत हेल्पफुल होती है। पीछे अगर आप ऐसा ये पढ़ेंगे अपना स्टडी मैट पढ़ेंगे तो उसमें GM के लिए ये फीचर लिखा हुआ है, रेशियोज रेट्स एंड परसेंटेजेस के लिए आप GM को फेवरेबल मानते हो। GM इज यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, हाँ ये सही है बिल्कुल। GM सही तो इंडेक्स नंबर निकलता है। सर ये इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि जो GM है वो ही यूजफुल है। अब अगर आप इंडेक्स नंबर वो लेस प्राइस और परचेज है ना, तो वो दोनों वहां पे GM वाले फॉर्मूले के अंदर, ज्योमेट्रिक मीन वाले फॉर्मूले के अंदर फिटल होते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है, और ये आप इंडेक्स नंबर में भी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो 1 से 50 तक के एडिशनल क्वेश्चंस को हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 51 से आगे ऑनवर्ड, है ना, ठीक है ना, उनको करेंगे। टेक केयर, गुड बाय टिल देन। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू।